और अभी इसको टेस्ट करते हैं और सिंगल थ्रेड के ऊपर ये चल रहा है और ये देखिए फाइनली प्रोसेस हो चुकी है और इसको 11,000 मिली सेकेंड्स लगे, 11 सेकेंड से भी ज़्यादा टाइम लगा। और अभी फिर से टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये देखिए 4207 4 सेकेंड के अंदर ये काम हुआ है। ये पावर है मल्टी थ्रेडिंग की। आज हम Node.js की जो मल्टी थ्रेडिंग की पावर है उसको एक्सप्लोर करेंगे। एक पावरफुल इमेज प्रोसेसिंग बैकएंड हम बनाएंगे और इमेज प्रोसेसिंग जो होती है ना, ये CPU इंटेंसिव टास्क होता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर कोई CPU इंटेंसिव टास्क है तो उसके लिए Node.js यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस टाइप के CPU इंटेंसिव टास्क Node.js के अंदर भी कर सकते हो, कैसे मल्टी थ्रेडिंग Node.js के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। शुरू करते हैं। हम Node.js के अंदर मल्टी थ्रेडिंग देखने वाले हैं। अब थोड़ी देर के लिए ना सारी कॉम्प्लेक्सिटी भूल जाइए कि हमारे पास बैकएंड सर्वर होता है, राउट्स होते हैं, ये सब सारी चीज़ें भूल जाइए। हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पर बैकएंड बनाना है। किस चीज़ का? इमेज प्रोसेसिंग का। इमेज प्रोसेसिंग हमें करनी है। तो इमेज प्रोसेसिंग के कोर पे एक सबसे प्रिमिटिव चीज़ क्या हो सकती है? एक फंक्शन हो सकती है प्रोसेस इमेज नाम से। लेट्स से कि ऐसी एक फंक्शन बनाते हैं प्रोसेस इमेज, और ये जो प्रोसेस इमेज फंक्शन है ये में भी इमेज का पाथ रिसीव करेगी एंड ये रिटर्न क्या करेगी, इसको प्रोसेस करेगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पे प्रोसेस करेगी इमेज को, मतलब जो भी हमें क्या करना है, हमें रिसाइज करना है, हमें ब्लर करना है इसको, या फिर हमें ग्रे स्केल करना है इसको। तो ये प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे होगा एंड फाइनली ये क्या करेगी, यहाँ से जो भी प्रोसेस्ड इमेज है उसका पाथ रिटर्न करेगी, रिटर्न फाइनल पाथ, राइट। कोर में यही तो हमें करना है। ये जो फंक्शन है यही सारा काम हमारा करने वाली है प्रोसेसिंग की। तो जब भी आप Node.js के अंदर काम करते हो तो चीज़ें होती कैसी है, देखिए हमें पता है कि Node.js जो है, Node.js के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट आपकी रन हो रही है वो सिंगल थ्रेडेड होती है। एक थ्रेड, मेन थ्रेड होता है, उसके ऊपर ही सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस होती हैं, रन होती हैं। तो हमारे केस में लेट्स से कि हमारे पास ये हमारा मेन थ्रेड है, ओके। हम अभी Node.js के अंदर हैं और ये हमारा मेन थ्रेड है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे रन करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे लेके आते हैं इसको। मे बी यहाँ पे हम प्रोसेस इमेज इस तरह से इसको कॉल करेंगे एंड इसके अंदर जो भी image.png जो भी पाथ है इमेज का वो पास करेंगे इस तरह से। अब ये जो एग्जीक्यूशन होगा ना, ये हमारा मेन थ्रेड है, तो मेन थ्रेड के ऊपर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेक्स्ट इमेज हमें प्रोसेस करनी है तो यहाँ पे इसको पहली इमेज जो है उसको प्रोसेस होने से मतलब रुकना पड़ेगा, उसके बाद ये नेक्स्ट इमेज प्रोसेस होगी, उसके बाद ये नेक्स्ट इमेज प्रोसेस होगी। क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा CPU चाहिए होता है, क्योंकि वो पिक्सल्स की वैल्यू जो है उसके अंदर ही सारे चेंजेस होते हैं, तो ये CPU इंटेंसिव टास्क है। तो यहाँ पे आप बॉटलनेक देख पा रहे हो कि एक के बाद एक सारी चीज़ें होगी, राइट। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब रुकिए, अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि एक काम करते हैं, अवेट लगा देते हैं, एसिंक्रोनस बना देते हैं इसको, इस तरह से अवेट कर दिया तो अभी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अभी मेन थ्रेड जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। बट थोड़ा सोचिए कि अवेट लगाने से चीज़ें क्या ऐसी बैकग्राउंड में रन नहीं होती हैं। अगर कोई IO ऑपरेशन है, नेटवर्क रिक्वेस्ट है, तो वो बैकग्राउंड में रुकेगा, बट इवेंचुअली जो मेन प्रोसेसिंग होने वाली है फिर से मेन थ्रेड के ऊपर आके ही होती है। तो इसका मतलब ये अवेट भी करोगे लेकिन जो मेन प्रोसेसिंग होगी वापस मेन थ्रेड के ऊपर ही आके होगी, और उसकी वजह से अगेन जो आपका मेन थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। ये काम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो क्या सोल्यूशन है इसका? इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि क्यों ना अगर हम इसको यहाँ पे और एक थ्रेड अगर हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे करते हैं थ्रेड 2 फॉर एग्जांपल, एक नया थ्रेड है ना। CPU के अंदर थ्रेड्स होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स। तो हमारे जो मॉडर्न CPUs है उसके अंदर मल्टी कोर सिस्टम होती है, तो मल्टीपल थ्रेड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे
ये जो और एक थ्रेड है इसको अगर क्रिएट करते हैं और वहाँ पे अगर इस फंक्शन को इस तरह से अगर कॉल करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारी दोनों जो फंक्शंस है, दोनों दो इमेज की प्रोसेसिंग ये पैरेलली हो जाएगी। एक यहाँ पे चल रही है मेन थ्रेड के ऊपर, दूसरी यहाँ पर स्टार्ट हो गई और ये अलग थ्रेड्स है, तो ये पैरेलली काम होने वाला है, राइट। हम यहाँ पे और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे हम और एक थ्रेड शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे थ्रेड 3 कर लेते हैं एंड उसके बाद इसको फिर से यहाँ पे रन करें। तो अब क्या हो जाएगा, 3 इमेज प्रोसेसिंग के जो टास्क है एक ही साथ में पैरेलली होंगे। तो अगर वैसे अगर इसको 3 सेकेंड लगता था एक के लिए, 1 सेकेंड लगता था एक के लिए, 3 के लिए 3 सेकेंड लगते थे, अगर इस तरह से पैरेलली करेंगे तो एक ही सेकेंड में तीनों जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे हमें हमारी होने वाली है, राइट। सो ये बेनिफिट है और इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से मल्टीपल थ्रेड्स के ऊपर हमारे जो टास्क है उसको रन करते हैं। और Node.js के अंदर इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्कर थ्रेड्स, ठीक है। वर्कर थ्रेड्स मतलब और कुछ नहीं है, ये हमारे पास एक मॉड्यूल मिलता है Node.js के अंदर, इनबिल्ट है, उसकी मदद से हम हमारे सिस्टम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी ना एक काम करते हैं, इसको ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है और इसके अंदर हमारे पास टोटल 10 इमेजेस हैं। ये सैम्पल इमेजेस होगी, इसको ही हमें प्रोसेस करना है। सो ये इमेजेस देखिए, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये मैंने जो स्टॉक इमेजेस है फ्री वाली वहाँ से डाउनलोड की है। तो ये नेचर की कुछ इमेजेस हैं और इसकी अगर साइज़ की अगर बात करें तो ये अराउंड बहुत बड़ी इमेज है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको लेके आऊँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए इमेज की साइजेस कुछ ऐसी आपको दिखेगी, 145, 137, मतलब 100 प्लस, यहाँ पे 400 के भी, 300, 339 तक ये जो साइज़ है इमेज की है। ओके, सो इन इमेजेस को हमें प्रोसेस करना है, इसको रिसाइज़ करना है, इसको ग्रे स्केल करना है, ब्लर करना है और उसके छोटे छोटे जो थंबनेल्स होते हैं ना, एकदम छोटी इमेज होती है, कहीं हमें फ्रंट एंड के ऊपर दिखाना होता है तो मल्टीपल जो एक ही इमेज के वेरिएशंस जो है वो हमें चाहिए होते हैं, जो कि हम अभी करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक फ़ाइल बनाते हैं और इसको सबसे पहले तो हम विदाउट मल्टी थ्रेडिंग करके देखेंगे नॉर्मली जैसे हम करते हैं। normal.js नाम की फ़ाइल बनाते हैं एंड इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं प्रोसेस इमेज, और ये एक्चुअली जो इमेज का पाथ है वो रिसीव करेगी और यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग का जो लॉजिक है ये होगा। अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि हमें स्टोर करना है जो प्रोसेस्ड इमेज होगी। यहाँ पर करते हैं आउटपुट डायरेक्टरी, कहाँ पे स्टोर करना है बेसिकली उसके लिए। तो यहाँ पे करते हैं नॉर्मल आउटपुट, ऐसे कोई मतलब डायरेक्टरी बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर करेंगे नॉर्मल वाला, मल्टी थ्रेडिंग वाला नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, इस डायरेक्टरी को भी बना देते हैं यहाँ पे, ये हो गया, फोल्डर रेडी है, इसके अंदर हमारा जो आउटपुट है वो आएगा। अब यहाँ पर ना हम इमेज को प्रोसेस करने वाले हैं, तो इमेज को प्रोसेस करने के लिए हम एक लाइब्रेरी यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि है जिम्प नाम से, ठीक है। जिम्प को यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसके अलावा और भी कुछ पावरफुल लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है, उसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ये जो हमारा यूज़ केस जो हमें देखना है ना मल्टी थ्रेडिंग, उसके लिए ये एकदम परफेक्ट फिट है जिम्प। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है, लाइब्रेरी है, बेसिकली इमेज के साथ मैनिपुलेशन करना है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो डॉक्स अगर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें इसको मतलब इंस्टॉल करना होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं pnpm इनिट करता हूँ हमारा प्रोजेक्ट जो है, और यहाँ पर करते हैं pnpm add जिम्प, इस तरह से इसको करते हैं इंस्टॉल। ओके, वापस आते हैं यहाँ पर एंड अब देखते हैं ब्राउज़र के अंदर क्या है। यहाँ पे कैसे करना है इसको, यूसेज कुछ ऐसा है, इंपोर्ट हमें करना है एंड देन इमेज रीड ऐसे करना है और रिसाइज करना है, जो भी आपको प्रोसेस करनी है इसके ऊपर। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कोड के अंदर चलते हैं, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पर ऐसे इस तरह से इंपोर्ट करते हैं और इसको एसिंक हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पे हमें जिम्प को इस तरह से कॉल करना है एंड इसके अंदर हमें इमेज पाथ पास करना है, राइट। इमेज
पाथ इस तरह से। और इसके साथ में नेक्स्ट हमें क्या करना है, बेसिकली इमेज रिसाइज कॉल करना है इसके ऊपर, एंड विड्थ यहाँ पर इस तरह से देनी है। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब जब जिम के अंदर काम किया है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन उनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि आउटडेटेड है। ये डब्ल्यू विड्थ जो है ना, इससे एरर आती है। तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, डब्ल्यू यहाँ पर आप दे सकते हो पैरामीटर इस तरह से। हम बोल रहे हैं कि जो विड्थ है उसको 100 रखना है विड्थ को, ठीक है। सेव करते हैं। अब इसी के साथ में ना और एक चीज़ हमें करनी है, यहाँ पर आप देखना, इसको हमें फाइनली राइट करना है हमारे इमेज को। सो इसको इमेज डॉट राइट इस तरह से करते हैं, एंड यहाँ पे कहाँ पे राइट करना है उसका पाथ यहाँ पर देना है। अब ये पाथ जो है वो कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल आउटपुट जो है इसके अंदर ऐसी सब डायरेक्टरी पहले बने जो भी इमेज का नाम है उसके नाम से। तो हमारी जो इमेज है वो है sample1 फॉर एग्जांपल, पहली इमेज। तो उसके लिए यहाँ पे एक पहले फोल्डर बने, एंड देन उस इमेज के जितने भी वेरिएशंस हैं वो यहाँ पर बने। जैसे कि ये रिसाइज हम कर रहे हैं तो रिसाइज डॉट JPG ऐसे एक वेरिएशन बनेगा। उसके बाद ग्रे स्केल डॉट JPG ऐसा दूसरा वेरिएशन बनेगा। ब्लर के लिए तीसरा बनेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सब फोल्डर्स के अंदर उस इमेज के जो वेरिएशन है उसको स्टोर करेंगे। तो उसके लिए ना थोड़ा सा काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हम जो फाइल का ओरिजिनल नाम है वो भी रिसीव करेंगे, क्योंकि वो हमें चाहिए यहाँ पे ये फोल्डर जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो उसी नाम से है sample1, राइट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन मेन भी बना लेते हैं और इसको देखते हैं कि कॉल कैसे करेंगे हम हमारे इस प्रोसेस इमेज को। सो प्रोसेस इमेज ऐसे कर दिया, एंड इसके अंदर इमेज पाथ और फाइल नेम हमें पास करना है, राइट। सो इमेज पाथ कहाँ से आएगा, इसको थोड़ा सा हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे फाइल पाथ है ना, अभी 1 है तो एक ही है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे। सो हम क्या कर सकते हैं ना, पाथ डॉट जॉइन एक मेथड आती है नोड के अंदर, एक इनबिल्ट मॉड्यूल आता है हमारे पास बेसिकली। सो यहाँ पे इमेज इंपोर्ट पाथ फ्रॉम नोड पाथ ऐसे हमें करना पड़ता है, एंड इस जॉइन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, dir नेम इस तरह से देना होता है। और जो भी आपका आगे वाला पाथ है, तो हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से इनपुट इमेजेस बेसिकली आपको देना है, यहाँ पे इनपुट इमेजेस, एंड उसके अंदर जो भी आपकी इमेज है, हमारे केस में है sample1 JPEG। सो यहाँ पे करते हैं sample-1 JPG इस तरह से कर दिया। एंड ये dir नेम जो है ना, ये अभी ऐसे काम नहीं करता है ESM सिंटैक्स के अंदर। पहले जब भी रिक्वायर सिंटैक्स हम करते थे तो उसके अंदर करता था। तो उसके लिए ना थोड़ा सा काम हमें एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसे लाइंस लिखनी होती है, देखिए यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। फाइल URL टू पाथ, ये एक मॉड्यूल हमें मिलता है जो कि URL से मिलता है, URL पैकेज से। सो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम नोड URL, ठीक है। ये भी इनबिल्ट पैकेज है तो उसको हम यूज़ करेंगे। एंड ये dir नेम जो है ना, ये हमें मिलता है पाथ से। सो पाथ डॉट dir नेम, तो इससे क्या हो जाएगा, करंट फाइल जो है उसका नाम यहाँ पे मिलेगा, एंड उसको पास करके हमें जो करंट डायरेक्टरी है इस तरह से हमें मिलेगी जिसको हम पास कर रहे हैं, और आगे जो फोल्डर का नाम है इस तरह से कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं बेसिकली। ये ज़रूरी होता है मल्टी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, अगर विंडोज़ के ऊपर, लिनक्स के ऊपर अगर आपके पाथ प्रॉपर तरीके से काम करने हैं तो हमेशा इंश्योर करना कि पाथ मॉड्यूल को आप यूज़ करते हो, ठीक है जी। अब देखिए ये फाइल पाथ यहाँ पर पास करेंगे, एंड फाइल का नाम भी पास करते हैं। अभी के लिए sample1.jpg ऐसे कर लेते हैं, है ना, हार्ड कोड कर लेते हैं। तो ऐसे हम कॉल करने वाले हमारे फंक्शन को। यहाँ पे अवेट हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है। अब आते हैं यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, ये जो डायरेक्टरी है सबसे पहले हमें क्रिएट करनी है, सब डायरेक्टरी जो है यहाँ पे sample1, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका जो पाथ है उसको पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं सब डायरेक्टरी पाथ, इसको आउटपुट सब डायरेक्टरी पाथ बोल सकते हैं ताकि थोड़ी चीज़ें क्लियर रहें।
एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे भी हम जो पाथ डॉट जॉइन है उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आउटपुट डायरेक्टरी से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट डायरेक्टरी, अब आउटपुट डायरेक्टरी भी यहाँ पे नेम दिया हुआ है तो उसको भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। सो इस तरह से dir नेम एंड नॉर्मल आउटपुट, इस तरह से प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये ज्वाइन यहाँ पर हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे जो फाइल का नाम है उसी नाम से फ़ोल्डर बनाना है। तो मैं बोलूँगा फाइल नेम, इसलिए तो फाइल नेम हम रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, बट फाइल नेम के अंदर डॉट जेपीजी भी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें बस ये वाला सेक्शन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं बाय डॉट, एंड पहला एलिमेंट अगर लेते हैं तो वो नाम मिलेगा हमें, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इस तरह से अगर करेंगे तो आउटपुट सब डायरेक्टरी पाथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस हमें अभी क्रिएट करना है। इसको क्रिएट करने के लिए हम mkdir नोड का जो है यूज़ कर सकते हैं मेथड। सो इम्पोर्ट, देखिए इम्पोर्ट mkdir फ्रॉम fs नोड fs, और इसके अंदर प्रोमिसेस वाला एक वर्जन आता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जस्ट हमें ये पाथ जो है ये पास करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन हम पास कर सकते हैं जो कि है रिकर्सिव, ट्रू यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद हमें ये जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे जिम से इमेज को रीड कर रहे हैं, उसको रिसाइज कर रहे हैं, एंड उसको राइट करना है। कहाँ पे राइट करना है, देखिए इसको हम राइट करेंगे हमारे इस फोल्डर के अंदर करना है। सो यहाँ पे करते हैं पाथ डॉट जॉइन, यस पाथ डॉट जॉइन जो है सब जगह पर हम यूज़ करेंगे। आउटपुट सब डायरेक्टरी पाथ, एंड उसके आगे हमें जस्ट करना है जो भी वेरिएशन है, तो रिसाइज कर रहे हैं तो रिसाइज डॉट जेपीजी, इस तरह से हम करेंगे, ओके। सो एक इमेज प्रोसेस का कोड जो है ये हमने अभी लिखा है, और इसको हम इस तरह से कॉल भी कर रहे हैं, और इसको अभी हम टेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए कोड कुछ हमारा ऐसे बन चुका है, एंड होपफुली सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इंपोर्ट की है। इसको टेस्ट करते हैं। सो नोड नॉर्मल डॉट जेएस, एंड ये कुछ भी यहाँ पर इसने नहीं दिया, ये वार्निंग दे रहा है टाइप मॉड्यूल, क्योंकि हमने यहाँ पर पैकेज जेसन के अंदर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा टाइप मॉड्यूल, क्योंकि ESM सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रे स्केल तो हमने पहले ही बनाया था, उसको मैं डिलीट करता हूँ। रिसाइज के अंदर अगर आप देखोगे रिसाइज डॉट जेपीजी बन चुका है, और एक बहुत ही छोटी सी इमेज यहाँ पर मतलब रिसाइज हो चुकी है। जो ओरिजिनल इमेज थी उसको ही इसने रिसाइज किया। देखिए ओरिजिनल बहुत बड़ी थी, और इसको रिसाइज करके इसकी विड्थ कितनी रखी थी हमने 100, देखिए हमने रिसाइज कर दिया ना, और इसको यहाँ पे sample1 नाम का फोल्डर बना के फिर से इसके अंदर किया। देखिए मैं इसको ना डिलीट करता हूँ, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो नॉर्मल आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं है। देखिए अभी यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए sample1 फोल्डर, एंड इसके अंदर रिसाइज डॉट जेपीजी। सो बढ़िया है, काम तो हो रहा है, लेकिन अभी सिंगल इमेज करते हैं तो कोई ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा नहीं। फ़र्क तभी आपको महसूस होता है जब भी आपके पास मल्टीपल इमेज का वर्कलोड होता है, और रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। मल्टीपल इमेज, हज़ारों लाखों इमेजेस जो है आपको एक ही साथ में प्रोसेस करनी होती है। तो उसके लिए एक काम करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ये जो सारी इनपुट इमेजेस है ना 10, इसको प्रोग्रामेटिकली रीड करेंगे और सबको रीड करके प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रॉब्लम इसके अंदर होता है। सो आते हैं वापस यहाँ पर हमारे मेन फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे सारी जो हमारा पूरा फोल्डर है उसको ही हम रीड करेंगे। तो उसको करने के लिए ना हमारे पास एक रीड dir नाम से नोड fx के अंदर से ही, देखिए यहाँ पे हम यही से प्रॉमिस वाला जो वर्जन है यहाँ से ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ये मेथड हमें मिलती है। ये मेथड करती क्या है आप देखोगे यहाँ पे, तो द ऑप्शनल ऑप्शंस क्या है, रीड्स द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी या फिर फोल्डर, यही तो हमें चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरह से ये प्रॉमिस वाला ये है तो यहाँ पे अवेट हम लगा सकते हैं, एंड यहाँ पर हम करेंगे
इसके अंदर हमें इनपुट पाथ पास करना है, इनपुट डायरेक्टरी जो भी है, हमारे केस में कौन सी है, ये है इनपुट इमेजेस, राइट। तो इसको भी बना लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, है ना, एक वेरिएबल बनाते हैं, सो इनपुट डायरेक्टरी, और सेम पाथ ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे dir नेम करेंगे एंड इनपुट, क्या नाम दिया है हमने, इनपुट इमेजेस दिया हुआ है, सॉरी, है ना, ऐसे ही है, हाँ, ओके। अब इनपुट डायरेक्टरी जो है ये यहाँ पे जो सारी चीज़ें रीड करेगी, तो मैं यहाँ पे फाइल्स ऐसे करता हूँ और आपको लॉक करके मैं सबसे पहले फाइल्स दिखाता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं और इसको मैं रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखना हमें अरे मिल रहा है जितने भी सारी इमेजेस हैं हमारे उस डायरेक्टरी के अंदर। ओके, सो रियल केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे और भी कोई फ़ाइल गलती से हो सकती है, जैसे कि hello.txt ऐसी फ़ाइल भी रह सकती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो वो भी इसके अंदर आ रही है। हमें क्या करना है, फ़िल्टर आउट करना है, हमें सिर्फ जो JPEG या फिर जो भी इमेजेस की फ़ाइल है वही हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके ये जो फाइल्स है ये एक अरे है, तो इसके ऊपर हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इसको फ़िल्टर करने के लिए इमेज फाइल्स ऐसे करेंगे एंड करते हैं फाइल्स फ़िल्टर, ये जावास्क्रिप्ट की मेथड है और इसके अंदर एक फ़ाइल हमें रिसीव हो जाती है एंड यहाँ पे जस्ट हम एक regex यूज़ करेंगे। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा टाइम सेव करेंगे हमारा, एक regex में लेके आता हूँ यहाँ पर। सो ये है वो, देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन। हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी नाम का अगर एंडिंग JPEG या फिर JPG, JPEG, PNG ऐसे हो रहा है तो उसको ही बस फ़िल्टर के अंदर लाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो टेक्स्ट फाइल आ रही थी ना वो नहीं आएगी। देखिए अभी देखिए सिर्फ इमेज फाइल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, ये हो गया। अब इमेज फाइल्स हमारे पास हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए इसको हम कॉल कर सकते हैं लूप के अंदर में भी, राइट। सो यहाँ पर करते हैं फॉर लेट आई, ठीक है, नॉर्मल फॉर लूप लगाएंगे, आई लेस देन इमेज फाइल्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, करंट फाइल को गेट करेंगे। सो कॉन्स्ट फाइल, और ये हमें मिलेगी इमेज फाइल्स जो है उसके ऊपर 0th इंडेक्स। ओके, ये फाइल हो गई। अब फाइल पाथ हमें जनरेट करना है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल पाथ हमें पास करना है इस तरह से। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट फाइल पाथ ऐसे करते हैं एंड यही चीज़ चाहिए, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल इसी तरह से होगा, dir नेम होगा। और ये ना यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली इसकी जगह अभी हमारे पास ऑलरेडी एक चीज़ है, इनपुट डायरेक्टरी है, राइट, डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं अभी। एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी फाइल का नाम है वो वही देना है, सैम्पल JPEG, है ना, डायरेक्टली डायनामिक हो गया ये बेसिकली अभी। अब हमारे पास फाइल पाथ है, फाइल का नाम भी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, इसके अंदर फाइल पाथ पास कर दिया एंड उसके बाद देखिए इसको अंदर लेके आना पड़ेगा एंड यहाँ पर हार्ड कोड नहीं करेंगे, फाइल का नाम जो है वो वही हम सेंड करेंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए जस्ट लूप के अंदर हमने काम किया, अभी 10 बार ये लूप चलेगा और 10 जो फाइल से हमारी आउटपुट बन के रेडी होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं एंड एक काम करते हैं, नॉर्मल आउटपुट के अंदर ये फोल्डर डिलीट कर लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। सो इस तरह से एंड ये हो चुका है, फास्ट हुआ ये। तो यहाँ पे आते हैं और अब देख सकते हो sample1 रिसाइज JPEG ये हुआ है, एक ही हुआ है। ओके, सो क्या हुआ इसके अंदर, सेव नहीं किया था हमने, एक बार देख लेते हैं। इमेज फाइल्स जो है फ़िल्टर के अंदर console.log करते हैं, इमेज फाइल्स क्या है, क्या फ़िल्टर ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार देखना पड़ेगा हमें। सो हाँ, फ़िल्टर्स तो ठीक चल रहा है, तो इसके अंदर हम लूप भी कर रहे हैं एंड अवेट प्रोसेस इमेज भी कर रहे हैं, जिसके अंदर ये पास कर रहे हैं हम। और इसके अंदर इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ हार्ड कोड तो नहीं कर रहे चीज़ को। आई थिंक एक दिक्कत इसके अंदर ये हो सकती है, हम इसके लिए रुक नहीं रहे क्या,
अवेट यहाँ पर लगा देते हैं। सो देख लेते हैं, इसको मैं sample1 को डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पर इसको अगर ऐसे करते हैं तो ये अभी भी एक ही यहाँ पे हो रहा है। ओके, कुछ तो दिक्कत है इसके अंदर। ओके, बहुत ही सिली सी मिस्टेक हमने की है यहाँ पर, शायद आपने नोटिस की होगी। इमेज फाइल 0 थोड़ी हो यहाँ पे आए होना चाहिए ना, डायनामिक होना चाहिए। तो अब ठीक है, अब ये होपफुली काम होना चाहिए। sample1 को डिलीट, यहाँ पे आते हैं, रन, एंड थोड़ा सा टाइम इसने लिया था। अभी आप देख सकते हो फोल्डर्स हमारे बन चुके हैं एंड हर एक फोल्डर के अंदर अपनी अपनी जो इमेज है वो रिसाइज हो चुकी है। नाइस 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 नाइस। देखिए, काम हमारा हो चुका है। अब हम एक काम करेंगे, हमने सिर्फ अभी क्या किया है, रिसाइज़ किया हुआ है। हमें क्या करना है, इमेज को और प्रोसेस करना है। सेम इमेज को हमें रिसाइज़ भी करना है, उसको ब्लर करना है, उसको ग्रे स्केल करना है एंड क्या है, हाँ, ये 3 चीज़ें एटलीस्ट करनी है हमें इसके अंदर। तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, और फिर एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा जब भी ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा इसको। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर हम इसको रीड कर रहे हैं, सिर्फ रिसाइज कर रहे हैं अभी, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक टास्क्स नाम से एक एरे बनाएंगे। मल्टीपल टास्क हमें करने हैं इस सेम इमेज के ऊपर, और यहाँ पे मल्टीपल टास्क, हर एक टास्क जो है ये एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला टास्क जो है ना, थंबनेल क्रिएट करेंगे इसका। थंबनेल मतलब एकदम छोटी इमेज जो हम करते हैं ना, मे बी हमें फ्रंट एंड के ऊपर कहीं पे छोटी साइज़ में दिखानी है उसके लिए। सो थंबनेल, इसको नाम देते हैं इस टास्क को। एंड ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन के लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन पास करेंगे, जस्ट हम जिसको डायनामिक कर रहे हैं और कुछ नहीं है, इस तरह से। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो इमेज है हमारी, ये वाली जो रीड की है हमने, उसको हम यहाँ पे क्लोन करेंगे इसके अंदर। क्लोन क्यों करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ओरिजिनल इमेज जो है उसको कुछ टच हो जाए। तो इसके ऊपर ना क्लोन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, इमेज क्लोन, इस तरह से। सो इसको क्लोन्ड नाम देते हैं। तो इसको सबसे पहले इमेज को क्लोन करेंगे एंड क्लोन करने के बाद यहाँ पर जस्ट हमें रिसाइज करना है उसको। थंबनेल बनाना है, मतलब ये एकदम मे बी 150 रखेंगे इसकी विड्थ, और हाइट भी जो है वो रखेंगे 150, ठीक है। 150 बाय 150 का थंबनेल बनाएंगे। एंड फाइनली इसको राइट हमें करना है, तो इसको मैं मूव करूँगा यहाँ पर इसके अंदर, एंड इसके ऊपर राइट करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा thumbnail.jpg। एक टास्क हमारा रेडी है जो क्या करेगा, यहाँ पे क्लोन नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्लोन चाहिए हमें, इस तरह से क्लोन सब जगह पर ऐड करेंगे, ठीक है। एक टास्क रेडी है। अभी हमें ऐसे मल्टीपल टास्क बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, और सेकंड वाला जो है एक स्मॉल इमेज यहाँ पर मैं बनाऊँगा जो कि हमारी 300 बाय 300 होगी। सो यहाँ पे जस्ट हमें इसकी साइज़ चेंज करनी है, इसको small.jpg कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम रहेगी। इसी तरह से हम और एक काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ की होता है ना, फ्रंट एंड के ऊपर हमें अलग अलग साइज़ में इमेजेस चाहिए होती है। तो मे बी हमें 600 बाय 600 यहाँ पर एक इमेज चाहिए। तो यहाँ पे करते हैं मीडियम, ओके। उसके बाद और एक टास्क हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको लेके आता हूँ, ओके। मीडियम के बाद हमें चाहिए, मे बी हमें कोई लार्ज चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं लार्ज, और इसकी जो साइज़ है मे बी वो रखेंगे 1200, सो 1200, और यहाँ पर करते हैं लार्ज, ठीक है। साइजेस ओके हैं। अब हम करेंगे इसको ग्रे स्केल। तो अब ग्रे स्केल करने के लिए ना, यहाँ पे मैं नाम दूंगा ग्रे स्केल, मतलब ब्लैक एंड वाइट इमेज बेसिकली हम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे साइज़ जो है, साइज़ को कुछ नहीं करेंगे हम, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर करते हैं क्लोन्ड, एंड आई थिंक ये यहाँ पे अगर ग्रे स्केल अगर सर्च करेंगे, ठीक है, ग्रे स्केल एक्शन, यहाँ पर देख लेते हैं ग्रे स्केल के बारे में। सो देखिए, फाइनली एक यहाँ पे एग्जांपल मिला है। image.grayscale नाम की मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बहुत ही ख़राब है इनका। सो हाँ, ये मेथड एग्जिस्ट करती है। वापस चलते हैं, यहाँ पे हम इसके ऊपर ग्रे स्केल मेथड कॉल करेंगे जस्ट, एंड यहाँ पर ग्रे स्केल, इस तरह से इसको नाम देते हैं। इसी के साथ में हमें ब्लर
इमेज भी करनी है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर नाम देते हैं, ये है ब्लर, ठीक है। एंड इसकी जगह हमें ब्लर करना है, ठीक है। अभी ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप जाके ढूंढ सकते हो, मैंने बहुत टाइम लगा कि इसको ढूंढा है, आपका टाइम नहीं मैं ख़राब करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे ब्लर जो है ना, यहाँ पे ब्लर आप नंबर डाल सकते हो कि कितना ब्लर करना है, तो मैं बोलूँगा 5 तक ब्लर करो इसको, और यहाँ पे blur डॉट जेपेग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने अलग अलग साइज़ में इमेजेस जनरेट की है, प्लस यहाँ पे ग्रे स्केल और ब्लर भी कर रहे हैं इमेज को, ठीक है। ऐसी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास एक्चुअली हमारे एप्लीकेशंस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जस्ट हमें लूप करके उसका जो ऑपरेशन मेथड है वो कॉल कर देना है, दैट्स इट। सो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट टास्क ऑफ टास्क्स, फॉर ऑफ लूप आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे करते हैं अवेट, और यहाँ पर करते हैं टास्क डॉट, यहाँ पर करते हैं ऑपरेशन। इस तरह से बस इसको एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। अगर इसको मैं टेस्ट करूँ, मैं एक बार काम करता हूँ, यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर से नॉर्मल आउटपुट से, और यहाँ पर आके इसको करते हैं टेस्ट अभी। सो ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, ये थोड़ी सी CPU इंटेंसिव प्रोसेस है, देखिए अभी भी चल रहा है, ये टाइम ले सकता है, इसको तो हमें फिक्स करना है मल्टी थ्रेडिंग से। सो हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आते हैं नॉर्मल आउटपुट के अंदर सैम्पल 1 को देखते हैं, तो देखिए अलग अलग प्रोसेस्ड इमेज हमारे पास आपको मिलेगी। ब्लर को खोलते हैं तो ये देखिए ब्लर हो गया ना इमेज थोड़ी सी, अगर ज़्यादा ब्लर करनी है तो वो कर सकते हो। ग्रे स्केल हो गई, ब्लैक एंड वाइट हो गई, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, थंबनेल, राइट। इमेज प्रोसेसिंग हो चुकी है, यहाँ पर देखिए हर एक इमेज के लिए ये अप्लाई हो चुका है। बट अभी इसने टाइम कितना लिया है इसके लिए, जल्दी से बेंचमार्क करते हैं इसको। तो इसको बेंचमार्क करने के लिए ना बहुत इजी है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे ही हमारी प्रोसेसिंग शुरू हुई थी यहाँ पर हम बेसिकली जो स्टार्ट टाइम है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो स्टार्ट टाइम डेट डॉट नाउ, ठीक है, इस तरह से ये हमें प्रॉपर एक टाइम स्टैम्प देता है, रिटर्न्स ये नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट टाइम ले लिया, एंड इसको बस हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही ये काम हो जाता है यहाँ पर आके करना है टोटल टाइम, और ये हम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम का जो करंट टाइम है माइनस स्टार्ट टाइम, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंसोल लॉग कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग यहाँ पे किया है, और टोटल टाइम को मिली सेकेंड और उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करके भी यहाँ पर लॉग कर रहे हैं, ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं, रन करते हैं, एंड अब देखिए यहाँ पर हमें ये प्रोसेस होने के बाद दिखाएगा कितना टाइम इसने लिया। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने टोटल इतने मिली सेकेंड्स, मतलब अराउंड 11 सेकेंड्स जो है इसको प्रोसेसिंग के लिए लगे हैं। अगर हम यहाँ पे हर एक इमेज प्रोसेसिंग का टाइम अगर देखना है वो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको कॉल कर रहे हैं ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट इमेज स्टार्ट टाइम, ऐसे कर सकते हैं, डेट नाउ ऐसे करेंगे, एंड यहाँ पर करते हैं इमेज, या फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जैसे एक लॉक करते हैं, कंसोल डॉट लॉक करते हैं, एंड करते हैं प्रोसेसिंग, या फिर जो भी फाइल नेम है इसको यहाँ पर लॉक करेंगे, फाइल नेम प्रोसेस्ड, एंड यहाँ पे एवरेज टाइम हमें करना है ना, तो ये बड़ा सिंपल है, यहाँ से इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पे करते हैं एवरेज टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल टाइम, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं जो हमारी इमेज फाइल्स लेंथ है डॉट लेंथ, तो हमें एवरेज टाइम जो है ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सेकेंड वाला जो है ना, इसको हटा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और ये टू फिक्स को यहाँ पर लेके आते हैं। सो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन हमारा हो।
और इसको टू फिक्स को 0 रखते हैं ताकि प्रॉपर हमें दिखे। एवरेज इमेज टाइम बेसिकली हर एक इमेज के लिए कितना टाइम लगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये हटा देते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे हमें फाइल करना पड़ेगा इस तरह से, फाइल नेम नहीं है, फाइल है बेसिकली, ये देखिए वेरिएबल। और अभी इसको टेस्ट करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो सैम्पल 1 प्रोसेस, 10, 2 प्रोसेस हुआ, 3 प्रोसेस हुआ, धीरे धीरे सारी इमेजेस हमारी प्रोसेस हो रही है। सिंगल थ्रेड के ऊपर ये चल रहा है, और ये देखिए फाइनली प्रोसेस हो चुकी है, और इसको 11,000 मिली सेकेंड्स लगे, 11 सेकेंड से भी ज़्यादा टाइम लगा। एंड एवरेज इमेज को प्रोसेस होने में ऑलमोस्ट 1 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इसको। सो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको ना यहाँ पे आके इसको रखेंगे, results.txt फाइल बना के इसको यहाँ पे पेस्ट करके रखेंगे, ठीक है। और अभी मल्टी थ्रेडिंग हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और इसके अंदर देखते हैं कि क्या इसको हम और फास्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस चीज़ को हम मल्टीपल थ्रेड्स यूज़ करके फिक्स कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर चलते हैं तो हमारे पास Node.js के अंदर वर्कर थ्रेड नाम का एक मॉड्यूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखिए नोड वर्कर थ्रेड्स, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। दिस एनेबल्स द यूज़ ऑफ थ्रेड्स दैट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट इन पैरेलल। ये तो हमें करना है। अभी जो कर रहे थे हम, एक ही थ्रेड के ऊपर 1 by 1 जो है इमेज प्रोसेसिंग हो रही थी, इसको स्पीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलली रन करना पड़ेगा। पैरेलली जो सारी इमेजेस हैं वो प्रोसेस जो हमारी हो जाएगी, राइट। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ ऐसे करना होता है। देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और डॉक्यूमेंटेशन ही थोड़ा सा फॉलो करेंगे। यहाँ पर आते हैं और multithreading.js नाम से फाइल बनाते हैं, एंड इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं इस तरह से, राइट। सो ये वर्कर थ्रेड हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अगर देखते हैं फिर से, तो आप देख सकते हो वर्कर थ्रेड आर यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग CPU इंटेंसिव टास्क, जो कि हम कर रहे हैं एक्चुअली। तो कैसे करना है इसको, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मेन थ्रेड है, यहाँ पे मेन थ्रेड के ऊपर ये हम जो है कैसे करते हैं इसको, न्यू वर्कर की मदद से करते हैं। इसको प्रॉमिस के अंदर हमने रैप कर दिया है। ओके, सो देखिए मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ। सो आइडिया ये है कि यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक मेन फंक्शन है, ठीक है, ऐसे इसको मेन कर लेते हैं async, एंड यहाँ पर मेन को कॉल भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेन के अंदर क्या करना है ना, हमें लेट्स से कि हमारे पास ये एक इमेज है, फंक्शन है अलग, प्रोसेस इमेज है ना, लेट्स से कि वही हमारी सेम फंक्शन है प्रोसेस इमेज नाम की। इसको हमें करना है रन, बट मल्टीपल थ्रेड्स के ऊपर रन करना है। तो उसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पे ना इसको अलग एक फ़ाइल के अंदर रखते हैं। तो मैं उसको worker.js नाम दूंगा, एंड इस फंक्शन को यहाँ पर ला के पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड इस फंक्शन को इसी के अंदर कॉल भी करना होता है। सो प्रोसेस इमेज जो है इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, एंड यहाँ पे लॉग करते हैं अभी के लिए console.log, एंड यहाँ पर करते हैं इमेज प्रोसेस्ड, अभी के लिए जस्ट ऐसा, ठीक है। अब देखिए ये जो worker.js फाइल है ना, ये एक्चुअली हमें रन करनी है एक नए थ्रेड के ऊपर। तो आइडिया ये है, देखिए यहाँ पर चलते हैं, ये हमारा मेन थ्रेड यहाँ पर चल रहा है, राइट। यहाँ पर इस तरह से ये मेन थ्रेड के लेके आते हैं। सो ये है हमारा मेन, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ना एक फ़ाइल है अभी जो हमने देखी थी worker.js, राइट। सो इस फाइल को एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें रन करना है यहाँ पे इस वर्कर के ऊपर। इसके अंदर एक्चुअली वो प्रोसेस इमेज जो है वो फंक्शन है। सो ये हमारा एक नया थ्रेड है, वर्कर थ्रेड इस तरह से। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से मेन थ्रेड के ऊपर से हम बोलेंगे कि वर्कर के अंदर कुछ काम करना है, उसको एक नए वर्कर थ्रेड के ऊपर रन करना, एक नया वर्कर हमें बनाना होता है उसके लिए, तभी ये जो थ्रेड है हमारा वो स्टार्ट हो जाता है। और उसको काम क्या करना है वो हम इस तरह से फाइल का पाथ हम देते हैं। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, इसको नाम देते हैं रन वर्कर, है ना, ऐसे।
और इस वर्कर के अंदर इसको रन करने के लिए हम कैसे करते हैं, देखिए न्यू वर्कर इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये वर्कर कहाँ से आएगा, यहाँ पर अगर देखते हैं वर्कर हमारा आएगा सेम यहाँ से, ओके यहाँ से आ जाएगा। सो यहाँ पर ऐसे हमें करना पड़ेगा। अब देखें ये डिर नेम किया था ना, बाय द वे ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है इसका भी, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इससे भी आपको करंट फाइल का जो प्रॉपर पाथ है वो मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ पाथ डॉट जॉइन करंट जो हमारा यूआरएल है, या फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं जो वर्कर फाइल है हमारी। सो यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट वर्कर फाइल पाथ, एंड यहाँ पे करते हैं पाथ डॉट जॉइन, इस तरह से करते हैं। और ये हमें क्या देगा, यहाँ पर हमें देखना है ये यूआरएल इंटरफेस यूज टू पार्स कंस्ट्रक्ट एंड नॉर्मलाइज, ओके मेटा यूआरएल। एक काम करते हैं, हमारे पास जो हमने पहले किया हुआ था ना, इसको ही मैं कॉपी करूँगा, थोड़ा सा सिमिलर रखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है इसको हमें गेट करना है, राइट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आके इसको करते हैं पेस्ट, एंड ये हमारा आएगा कहाँ से, ये आता है इंपोर्ट फ्रॉम नोड पाथ, यहाँ से आ जाएगा। नहीं ये यूआरएल से आता है, पाथ हमें अलग से इंपोर्ट करना है फ्रॉम नोड पाथ, इस तरह से, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टरी नहीं है, ये हमारे केस में ये वाला चाहिए, ऐसे वर्कर फाइल पाथ। एंड यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि हमारा जो वर्कर फाइल है वो है worker.js, ओके। इसको हटा देते हैं और यहाँ पर मैं बोलूँगा अभी कि जॉइन वगैरह कुछ नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली मैं वर्कर फाइल का पाथ दूंगा worker.js, जो कि ये फाइल है, ओके। अब देखिए ये वर्कर जो है ना, यहाँ से ही हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे वर्कर डेटा के अंदर अभी के लिए मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखने वाला हूँ, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो वर्कर है वो स्टार्ट हो चुका है, काम करना शुरू कर देगा। इसको ना टेस्ट करके देखते हैं। सो मेन फंक्शन के अंदर आके यहाँ पे करते हैं रन वर्कर, इस तरह से इसको कॉल करेंगे, ठीक है। अभी कुछ रेडी नहीं हुआ है इसके अंदर, ठीक है। हमें जस्ट समझना है कि वर्कर काम कैसे करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन वगैरह होता है। तो इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आता है नोड मल्टी थ्रेडिंग डॉट जेएस, अगर करते हैं तो आप देख सकते हो इमेज प्रोसेस्ड, जो हमने वर्कर डॉट जेएस के अंदर किया था वो यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा वर्कर जो है रन हो रहा है, और ये हमारा हुआ था हमारे एक नए थ्रेड के अंदर, ठीक है, नए थ्रेड के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें क्या करना होगा, हमें हमारे मेन थ्रेड के अंदर से डेटा सेंड करना है वर्कर डॉट जेएस के ऊपर। अब ये वर्कर थ्रेड जो होते हैं ना, इनकी जब भी ये क्रिएट होते हैं तो इनकी अलग अलग मेमोरी स्पेस होती है, वो डायरेक्टली मेमोरी इस तरह से शेयर नहीं कर सकते, उसके तरीके हैं कुछ। तो हमें डेटा यहाँ से इनपुट जो है प्रोसेस इमेज करने के लिए, इमेज का पाथ हमें सेंड करना पड़ेगा ना। तो वो सेंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो उसका जो पहला तरीका है वो ये है कि वन शॉट में आप इस तरह से सेकेंड ऑब्जेक्ट के अंदर वर्कर डेटा नाम का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी आपको सेंड करना है डेटा वो आप सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ सेंड करता हूँ फाइल 1.jpg, ऐसे सेंड करता हूँ वर्कर डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्कर डॉट जेएस के अंदर वो कैसे गेट कर सकते हैं पता है, यहाँ पे आप करते हो फाइल नेम फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपको करना है वर्कर डेटा। इस तरह से वर्कर डेटा को आपको वर्कर थ्रेड से इंपोर्ट करना है, और इसको मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे इस तरह से लॉक करता हूँ। देखिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको वो जो डेटा है हमने सेंड किया यहाँ से, ये इसके ऊपर, वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हो फाइल 1.jpg क्या हुआ यहाँ पर। देखिए एक तो तरीका ये था कि हम डायरेक्टली
यहाँ से वर्कर डेटा के अंदर डायरेक्ट डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं वन शॉट। ओके, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका बेसिकली हम एक दोनों जो हमारे थ्रेड्स है इसके बीच में एक तरह की मैसेज पोर्ट हम क्रिएट करते हैं। मैसेज पोर्ट एक तरह का चैनल आप इसको बोल सकते हो, मैसेज पोर्ट। देखें, इसको मैसेज पोर्ट हम बोलेंगे। और जो भी डेटा आपको सेंड करना होता है ना, लेट्स से कि आपके पास कोई डेटा है, यहाँ से आपको सेंड करना है वर्कर के ऊपर, तो आप इस डेटा को इस पोर्ट के थ्रू सेंड करते हो और फिर वर्कर जो है यहाँ से इस पोर्ट से इसको रीड करता है। या फिर वाइस वर्सा, अगर यहाँ से कुछ डेटा आपको वापस भेजना है हमारे मेन थ्रेड के ऊपर, तो यहाँ से आप इस पोर्ट के थ्रू भेजते हो एंड देन यहाँ से ये जो मेन थ्रेड है उसको रीड करता है डेटा को। कैसे होता है ये कुछ ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा पेरेंट पोर्ट, और हाँ अभी के लिए पेरेंट पोर्ट ही है, इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। पेरेंट पोर्ट मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए पेरेंट पोर्ट का मतलब होता है पेरेंट पोर्ट। देखिए यहाँ पर इस वर्कर जेएस के अंदर अगर आपको मेन थ्रेड के अंदर कोई डेटा सेंड करना है, ये इसकी बात हो रही है बेसिकली, ये ऐसा अगर कुछ सेंड करना है तो हम पेरेंट पोर्ट जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करते हैं, वो अवेलेबल हो जाती है हमें। उसके ऊपर आप करते हो पोस्ट मैसेज, ये मेथड कॉल करते हो और इसके अंदर जो भी डेटा आपको सेंड करना है वो आप करते हो। और ऐसा करने से ये जो है ना, ये इसको यहाँ पे रिसीव हो जाता है डेटा। तो एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि डेटा कम्युनिकेशन जो होता है डायरेक्टली आप मेमोरी शेयर ऐसे नहीं कर सकते हो, ये होता है आपके मैसेज पोर्ट के थ्रू। सो इसके अंदर मतलब या तो आप डायरेक्टली पहले ही डेटा यहाँ पे सेंड कर दो थ्रू वर्कर डेटा, या फिर बाद में अगर सेंड करना है तो पोर्ट के थ्रू सेंड करना पड़ेगा। यहाँ से भी हम पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हम सेंड कर सकते हैं पोस्ट मैसेज की मदद से। और वर्कर जेएस से अगर वापस हमें सेंड करना है तो वो भी हमें इसी पोर्ट के थ्रू डेटा जो है वो भेजना पड़ता है। अब इसका और भी तरीका है, हम शेयर्ड बफर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं एंड हमारे कोड के अंदर देखते हैं कि हम हमारी जो इमेज प्रोसेसिंग है ये इसके अंदर कैसे करेंगे। हमने एक देखा कि हमने यहाँ पे एक वर्कर हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अब वर्कर जो है ये क्या करेगा, इस फाइल के अंदर प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस होने के बाद ना हमें कुछ डेटा रिटर्न करना है यहाँ से, कि एटलीस्ट सक्सेस मैसेज रिटर्न करना है कि कहाँ हमारा जो काम है वो हो चुका है, राइट। सो डेटा रिटर्न डेटा है ना, ऐसे कुछ करते हैं, रिटर्न दी डेटा। तो डेटा डायरेक्टली हम यहाँ से ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न करने से वो नहीं मिलता है, हमें सेंड करना पड़ता है पेरेंट पोर्ट के ऊपर। और वो अगर यहाँ पे इसको रिसीव करना है तो उसके लिए हम वर्कर के ऊपर लगाते हैं इवेंट लिसनर्स। तो यहाँ से डेटा अगर सेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें करना पड़ता है वर्कर डॉट ऑन डेटा, इस तरह से इवेंट लिसनर नोड के अंदर हमें लगाना पड़ता है। तो जो भी पोर्ट के ऊपर डेटा सेंड होता है वो यहाँ पे इसके अंदर रिसीव होता है हमें। सो देखिए ना, यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखेंगे तो ये कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए वर्कर ऑन मैसेज, हाँ ये डेटा नहीं मैसेज है ना, मैसेज इवेंट है बेसिकली, इस तरह से करना होता है। और अभी यहाँ पे आप रिजॉल्व देखोगे, ये रिजॉल्व क्यों है, क्योंकि ये जो पूरा वर्कर को जो बनाने का काम है ना, इसको हम प्रॉमिस के अंदर रैप करते हैं। देखिए इस तरह से रिजॉल्व रिजेक्ट, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिसेस क्या है ये पता है। इसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखिए ये कुछ कोड अभी ऐसे दिखेगा। जैसे ही हमें मैसेज आता है तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉमिस को। तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो हमें अवेलेबल हो जाएगा इस तरह से। देखिए अवेट लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से आपको वर्कर का जो डेटा है वो यहाँ से रिटर्न होके आप यहाँ पे अवेट कर सकते हो, इसको वेट कर सकते हो। ओके, सो इसको ना देखिए, अभी इसका एग्जांपल एक देखते हैं कि
हमारे मेन थ्रेड से डेटा कैसे वर्कर के अंदर सेंड किया है ये हमने देखा। अभी वापस डेटा सेंड करने के लिए हम पैरेंट पोर्ट यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप ऐसे करते हो, पैरेंट पोर्ट आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पर, एंड इसके ऊपर आपको करना है पोस्ट मैसेज, और यहाँ पे जो भी आपको सेंड करना है तो मैं करता हूँ यहाँ पे ऐसे कुछ करते हैं, फाइल नेम प्रोसेस्ड, है ना। ये मैसेज हम वापस सेंड करेंगे। अब ये वापस आएगा मैसेज कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे मैसेज आता है तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। देखिए console.log अगर करते हैं डेटा रिसीव्ड, और डेटा को अगर लॉग करते हैं, और इसके अंदर ये जो है ना लॉग अंदर का, इसको बंद करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आते हैं और करते हैं, तो अब देखिए डेटा रिसीव्ड फाइल 1 JPEG प्रोसेस्ड। देखिए अभी हमने यहाँ पर भी डेटा भेजा, और वापस भी जो डेटा है यहाँ से, देखिए यहाँ से हमने वर्कर डेटा के अंदर डेटा भेजा, एंड यहाँ से हमने पैरेंट पोर्ट की मदद से वापस भी डेटा भेजा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता है जब भी वर्कर थ्रेड्स हम यूज़ करते हैं। सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा जो इमेज प्रोसेसिंग का काम है उसको करते हैं। तो मैं नॉर्मल के अंदर जो हमने ये किया था ना प्रोसेस इमेज, इसी फंक्शन को यहाँ पर लेके आऊँगा और यहाँ पर इसको डालूँगा इस तरह से, ठीक है। सेम फंक्शन को हम रहा है क्योंकि सेम प्रोसेसिंग सेम होनी चाहिए हमारी, बट फ़र्क इतना है कि हम इसको हम अभी मल्टीपल थ्रेड्स के ऊपर रन करने वाले हैं। तो ये हमारी वर्कर जेएस के अंदर प्रोसेस इमेज है यहाँ पर, एंड इसके अंदर हमें और भी चीज़ें चाहिए होगी, जो कि ये जो है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड उसको यहाँ पर लाते हैं, और जो इंपोर्ट्स है वो भी चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो देखना अभी क्या है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट डायरेक्टरी है। इस बार मैं नॉर्मल नहीं, इसको करूँगा मल्टी थ्रेडेड आउटपुट, ठीक है। ऐसे करते हैं, मल्टी थ्रेडेड आउटपुट नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे, उसके अंदर ये जो इमेजेस है वो डालेंगे। एंड इनपुट डायरेक्टरी जो है, इनपुट डायरेक्टरी एक काम करते हैं, इसको मैं कट करूँगा, यहाँ पे लेके आता हूँ। मैं डेटा कैसे सेंड करना है वो भी दिखाना है मुझे, तो मैं अभी के लिए ना यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, ठीक है। कमेंट करके छोड़ता हूँ। एंड और क्या चाहिए हमें, देखिए हमारे पास आउटपुट डायरेक्टरी है। प्रोसेस इमेज को ना यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। प्रोसेस इमेज को यहाँ पे ऐसे कॉल कर देते हैं, और इस फंक्शन के अंदर अभी तक क्या रिसीव कर रहे थे, ये वाला इमेज पाथ एंड फाइल नेम ऐसे कर रहे थे। अभी ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें डेटा रिसीव करना है, तो हम कैसे करते हैं, वर्कर डेटा से, राइट। ये देखिए वर्कर डेटा है ना हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू करेंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पर अभी करता हूँ कॉन्स्ट ऐसे, और ये आएगा वर्कर डेटा से, ठीक है। अभी फंक्शन से इनपुट नहीं ले रहे क्योंकि फंक्शन को तो यही कॉल कर रहे हैं ना, तो कैसे सेंड करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चीज़ें रिसीव कर दी। अब देखिए आई थिंक सब कुछ सही है, एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी बस। यहाँ पे जैसे ही कोई काम हो जाता है तो हम यहाँ से वापस मैसेज भेजेंगे कि एक इमेज प्रोसेस हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है, इस तरह से। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैसेज हमें सेंड करने के लिए हम जो पैरेंट पोर्ट है उसको यूज़ करते हैं, राइट। तो या तो हर एक इमेज प्रोसेस पे करेंगे, या फिर मतलब हर एक टास्क पे करेंगे, या फिर सारे टास्क जो होते हैं एक सिंगल इमेज के लिए, ग्रे स्केल, ब्लर वगैरह, उसको करने के बाद एक बार करेंगे। तो पैरेंट पोर्ट ऐसे करेंगे, पैरेंट पोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, एंड इसके ऊपर करेंगे पोस्ट मैसेज, ऐसे करते हैं, एंड यहाँ पर करते हैं सक्सेस। कुछ भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंड कर सकते हो, या फिर स्ट्रिंग सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस तरह से करूँगा सक्सेस ट्रू, राइट। एंड फाइल नेम में भी हम वापस सेंड करेंगे, हाँ, इससे पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल जो है वो सक्सेस हो चुकी है। तो ऐसे कर लेते हैं, एंड यहाँ पे ठीक है, अभी के लिए इतना ही डेटा हम सेंड करेंगे। अगर आपको इसको और अच्छे तरीके से करना है तो मे बी आप ये जो प्रोसेस हो रही है इसको ट्राई कैच के अंदर रैप कर सकते हो। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये मैसेज सेंड करिए, अगर कुछ एरर आती है तो कैच के अंदर से यहाँ पे सक्सेस फॉल्स करके आप सेंड कर सकते हो। इससे आप जो एरर हैंडलिंग है प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। ये आपके लिए चैलेंज है टू डू।
ठीक है, आप कर लेना इसको। अभी हम बस यहाँ से सक्सेस मैसेज जो है वापस सेंड कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सेम वही काम करना है जो हमने मेन के अंदर किया था। देखिए सारी फाइल्स को मैं गेट करूँगा, मैं एक्चुअली इस सब को ना कॉपी करूँगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कॉपी करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास इनपुट डायरेक्टरी जो है अब ये चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए इसको इनेबल कर लेते हैं, एंड इसके अंदर से फाइल्स ये हो गया, लूप कर दिया हमने। प्रोसेस इमेज अभी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे हैं अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर रन वर्कर करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे लेके चलता हूँ। कहाँ पे करना, हाँ यहाँ पे ही करना था, यहाँ पे करता हूँ। प्रोसेस इमेज को जो हमारी प्रोसेस इमेज है इसके वर्कर डेटा के ऊपर ये दो चीज़ें हमें सेंड करनी है। सो यहाँ पर करते हैं, वो कहाँ से करना पड़ेगा, वो रन वर्कर को सेंड करना पड़ेगा हमें, राइट। सो यहाँ पे मे बी फाइल पाथ और फाइल रन वर्कर फंक्शन को सेंड कर लेते हैं, और उसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा ये फाइल नेम, फाइल पाथ एंड फाइल नेम। थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग ये हो रहा होगा, बट थोड़ा सा बी विथ मी। देखिए यहाँ से हम रन वर्कर फंक्शन के अंदर जो फाइल पाथ है और फाइल दोनों को आगे सेंड कर रहे हैं, एंड यहाँ पे फाइल पाथ फाइल नेम इसको हमें वर्कर डेटा के अंदर सेंड करना है। तो मैं ऐसे करूँगा, फाइल पाथ एंड फाइल नेम, ठीक है। वर्कर डेटा के ऊपर ऑब्जेक्ट भी आप सेंड कर सकते हो। अब ये सेम नाम से आपको रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, फाइल पाथ जो है ना, अच्छा ये इस नाम से होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर बोलते हैं कि फाइल पाथ ये है, एंड फाइल नेम किस तरह से हम कर रहे हैं, सेम तरीके से कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही रख सकते हैं, ओके। अब डेटा हम हमारे वर्कर डेटा से सेंड कर रहे हैं। वापस आते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर ये प्रोसेस इमेज तो नहीं होगी अभी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस तरह से। अभी यहाँ पर ना एक दिक्कत है, देखिए ये फॉर लूप के अंदर हमने इस तरह से अवेट यूज़ किया है ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आके हम पॉज हो जाएंगे, और ये वर्कर जब भी एग्जिट हो जाता है उसके बाद ही सेकेंड वर्कर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे वो पैरेलल जो चीज़ें करनी है वो नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा एक अलग अप्रोच इसके लिए करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, पहले जितने भी इमेज फाइल्स है उतने प्रोमिसेस हम क्रिएट करें, पहले प्रोमिसेस क्रिएट करेंगे और उसको पैरेलली हम छोड़ देंगे। तो कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट एंड करते हैं इमेज प्रोमिसेस, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें करना है इमेज फाइल्स डॉट मैप करेंगे, और यहाँ पे इमेज फाइल एक रिसीव करेंगे, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्चुअली देखिए ये जो कोड है ना इसके अंदर, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर इसके अंदर लेके आता हूँ। सो ये इमेज फाइल करंट अब कैसे मिलेगी, ये हमें यही है वो इमेज फाइल। देखिए मैं इसको ना रीनेम करता हूँ, फाइल नाम से कर लेता हूँ। तो ये लाइन अभी नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे फाइल पाथ हम कर रहे हैं, एंड इसको ऐसे करने के लिए इसको हमें एसिंक करना पड़ेगा। सो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ एसिंक, और यहाँ पर जो हमारा है डेटा आ जाएगा, और डेटा को हम यहाँ से रिटर्न करेंगे इस प्रॉमिस से, ठीक है, ऐसे। और फिर अब ये चीज़ें नहीं चाहिए, इस तरह से फॉर लूप नहीं चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अभी ये इमेजेस के प्रॉमिसेस है मैप के अंदर हमने रिटर्न किए हैं, तो हमें इसको डिस्पैच करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स, अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा भी प्रॉमिसेस के साथ में काम किया है तो हम ऐसा कर सकते हैं, अवेट promise डॉट ऑल इस तरह से, एंड इसके अंदर जो इमेज प्रॉमिसेस है इसको हम इस तरह से डिस्पैच करेंगे। एंड जैसे ही यहाँ पे रिज़ल्ट आता है, इसको अगर चाहो तो आप इस तरह से लॉग कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए लॉग नहीं करेंगे। मैं आपको जो बेंचमार्क है वो दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने शुरू करने के टाइम जो स्टार्टिंग टाइम है उसको लिया है, एंड प्रॉमिसेस सारे रिजॉल्व होने के बाद यहाँ पे जो है टोटल टाइम है, और यहाँ पे नॉर्मल नहीं, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टी
थ्रेडिंग प्रोसेसिंग और बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, इसको थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है, इसको वीडियो को देखते रहना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक। पहले मैं आपको बेंचमार्क दिखाता हूँ, बाद में प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है। सो वापस चलते हैं एंड यहाँ पर अभी अगर मैं रन करूँगा इसको, ऑलराइट, तो ये रीड डायरेक्टरी यहाँ पे यूज़ हो रही है जो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंपोर्ट ये हमें मिलेगी फ्रॉम नोड fs promises यहाँ से, और अभी फिर से टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग अभी यूज़ होने वाली है और रिपोर्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये देखिए 4207 4 सेकेंड के अंदर ये काम हुआ है। और जब भी हम विदाउट मल्टी थ्रेडिंग कर रहे थे तो उसके अंदर 11 से 12 सेकेंड्स हमें लगे थे सिर्फ 10 इमेजेस के लिए। ये पावर है मल्टी थ्रेडिंग की। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको रिज़ल्ट के अंदर रखेंगे, हमारे पास है ना रिज़ल्ट, ताकि यहाँ पर हम इस तरह से कंपेयर कर पाएंगे। तो अब क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टी थ्रेडिंग और जो नॉर्मल थ्रेडिंग है इसके अंदर ऑलमोस्ट 3x स्पीड का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखेगा। और रिज़ल्ट भी देख लेते हैं, ये नॉर्मल आउटपुट का रिज़ल्ट था, यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड आउटपुट का भी रिज़ल्ट अगर आप देखोगे तो देखिए फोल्डर्स के अंदर ये ब्लर हुई है, ग्रे स्केल है, काम एग्जैक्टली वही हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट सेम फंक्शन हमने रन की है प्रोसेस इमेज वाली, पहले विदाउट मल्टी थ्रेडिंग और बाद में विथ मल्टी थ्रेडिंग, राइट। सो ये काम तो हो रहा है। अब यहाँ पे ना अब पावर इसकी देख सकते हो कि इस तरह से हम मल्टीपल जो वर्कर थ्रेड्स है उसको स्पिन अप कर सकते हैं और हर एक के अंदर ये जो काम हो रहा है ये पैरेलली हो रहा है, आपका एक ही साथ में हो रहा है। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग .js के अंदर ना एक लाइन यहाँ पर हमने जो देखी थी ये वाली, देखिए जितनी इमेज फाइल्स है उतने वर्कर्स हम रन कर रहे हैं, जितनी इमेज फाइल्स है उतने वर्कर्स हम रन कर रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा सोचिए कि अगर हमारे पास 100 फाइल्स अगर है प्रोसेस करने के लिए तो इवेंचुअली हम क्या करेंगे, एक 100 जो वर्कर्स है वो रन करेंगे एंड दिस इज़ नॉट गुड। और क्यों ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो वर्कर थ्रेड जब भी क्रिएट करते हैं ना तो इसके लिए रिसोर्सेस हमें चाहिए होते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लिमिटेड कोर्स होते हैं, 4 कोर्स होते हैं, 8 कोर्स होते हैं। तो अगर इस तरह से आप हंड्रेड्स ऑफ अगर थ्रेड्स रन करना शुरू करोगे इस तरह से वर्कर थ्रेड्स, तो आपका जो सर्वर है उसके रिसोर्सेस एग्जॉस्ट हो सकते हैं और आपका सर्वर जो है क्रैश हो सकता है। ये गलती कभी हमें करनी नहीं है, इतने मतलब अनलिमिटेड जो वर्कर थ्रेड्स है ना ऐसे कभी हमें करना नहीं है। क्या सॉल्यूशन है इसका? इसका सॉल्यूशन है वर्कर पूल। क्या है? वर्कर पूल। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एडवांस में, जैसे हमने ये रन वर्कर किया ना, ऐसे एडवांस में हम क्या करेंगे, लिमिटेड मतलब लेट्स से कि जितने सीपीयूज है, जितने सीपीयू कोर्स है हमारे सिस्टम के अंदर, उतने जो वर्कर थ्रेड्स है वो हम पहले ही क्रिएट करके रखेंगे एक एरे के अंदर, और फिर जब भी उसके अंदर काम करना है उस एरे से वर्कर को लेंगे, काम करवाएंगे, वापस उसको उस एरे के अंदर सेंड करेंगे, मतलब उस वर्कर पूल के अंदर। तो इस तरह से जो 4 क्रिएट करके जो हमने रखे हैं उसको ही हमें रीयूज़ करना होता है। इसको हम बोलते हैं वर्कर पूल। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको बनाऊँ, वर्कर पूल को इम्प्लीमेंट करूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। बट अभी के लिए आपको टेक अवे ये है कि कभी भी ऐसा नहीं करना है हमें, ऐसे इस तरह से अनलिमिटेड वर्कर्स कभी भी आपको स्पिन नहीं करना है, ठीक है। इसको हमेशा आपको लिमिट करना है, वर्कर पूल की मदद से वो आप कर सकते हो। सो ये थे वर्कर थ्रेड्स, और वर्कर थ्रेड की मदद से हम Node.js के अंदर मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। अब Node.js के अंदर ना और एक कॉन्सेप्ट है जो कि है क्लस्टर मॉड्यूल, और उसके अंदर भी कुछ सिमिलर सी चीज़ें होती है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके अंदर फ़र्क है। उसके बारे में अगर आपको सीखना है तो नेक्स्ट ये वाला वीडियो देखना, जिसके अंदर सारी चीज़ें हमने कवर की है। और इसी के साथ में अगर आपको गोलैंग के अंदर कैसे मल्टी थ्रेडिंग होती है ये देखना है तो ये लेफ्ट वाला वीडियो देखना।
हैप्पी कोडिंग।